ईरान का अमेरिका और इजराइल के बीच का जो जंग है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखिए, वर्ल्ड वार 2 के टाइम दुनिया के पास केवल दो ही ऑप्शन थे, या तो ब्रिटिश से हाथ मिलाए या तो हिटलर से। इस युद्ध के दौरान दुनिया के कई सारे कंट्रीज जो थे वो ब्रिटिश का साथ देते हैं, लेकिन उस टाइम ईरान के जो राजा थे उनका नाम था रेजा शाह। अब ईरान के राजा को ये लगा कि हिटलर ये जंग जीत सकता है, इस वजह से वो हिटलर से हाथ मिलाता है। देखिए, इस बात का कोई ठोस प्रूफ तो नहीं है कि राजा हिटलर का साथ देता है, लेकिन उस टाइम कई सारे रीजंस ऐसे निकल के आते थे जिससे कई सारे कंट्रीज को ये लगता था कि ईरान का जो राजा है वो जर्मनी के साथ है। उसके कुछ ही समय बाद ईरान और जर्मनी के बीच में अच्छे संबंध बन गए और धीरे धीरे ईरान के जो राजा थे वो जर्मनी के साथ ऑयल स्ट्रक्चर और जितने भी ट्रेड्स थी उनकी बातें स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो चीजें हो रही थी ईरान के अंदर, ये ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ब्रिटेन और सोवियत संघ को ये लगा कि जो ईरान का ऑयल और रसद रूट्स है वह जर्मनी के हाथ में ना चला जाए। देखिए, रसद रूट्स का मीन्स ये हुआ कि सेना के जितने भी हथियार, ऑयल और खाने पीने वाली चीजें थी वो सब इसी रूट्स का यूज करते थे। और कुछ वक्त बाद यानी 1941 में ब्रिटेन और सोवियत संघ ने ईरान पर हमला कर दिया और धीरे धीरे ईरान को चारों तरफ से कब्जे में लेने लगे। अब ईरान के जो राजा थे उनको एक बात तो समझ में आ गई थी कि अगर मैं सरेंडर नहीं करूंगा तो ब्रिटेन और सोवियत संघ पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए ईरान के जो राजा थे वो ब्रिटिश एम्पायर के सामने सरेंडर कर देते हैं और अपनी बादशाहत बचाने का प्रपोजल रख देते हैं। अब ब्रिटेन ने क्या कहा कि हम मान तो जाएंगे, लेकिन आपको ये कुर्सी छोड़ना होगा और अपने 22 साल के बेटे को नया राजा बनाना होगा। और उस राजा का नाम था मोहम्मद रेजा शाह पहलवी। देखिए, राजा के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से वो मान जाते हैं और उनका बेटा 16 सितंबर 1941 को ईरान की कुर्सी संभालता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश ने शर्त ही क्यों रखी, जबकि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी जो था वह तो राजा का ही बेटा था। तो देखिए, ब्रिटिशर्स ने ये शर्त इस वजह से रखी क्योंकि जो ईरान का नया राजा था वह अंग्रेजों से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर था, या आप यूं कह ले कि वो ब्रिटिश का पपेट था। और यह बात आगे चल के सच भी साबित हुई। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वार 2 जब खत्म हुआ तो बाकी सारी कंट्रीज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन यूएसए एक ऐसा था जो उस टाइम भी बहुत ही स्ट्रांग था और यूके जो था वह यूएस के प्रॉक्सी एक्ट की तरह काम करने लगा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यूएस पूरे देश का वर्ल्ड लीडर बन गया। तो सबसे पहले यूएस ने क्या किया, एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के अंदर जो यूके की कंपनीज तेल निकाल के बेच रही थी, अब यूएस की भी कंपनीज वहां पे आएंगी और तेल निकाल के बेचेंगी और इसका 50-50 शेयर आपस में बांट लेंगे। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि ईरान के अंदर जो कमाई का मेन स्रोत था उसका मेन प्लेयर जो था वो अब यूएस बन चुका था। यहां तक कि राजा की जितनी भी पॉलिसीज थी उसमें भी यूएस इंटरफेयर करने लगा था। देखिए, उस टाइम ईरान की भी मजबूरी थी क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं थे और यूएस उन्हें डॉलर से देता था और यह कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। उस टाइम यूएस ईरान को 400 मिलियन का ऐड देता था। देखिए, अब यहां तक तो सब कुछ ठीक चला था। यूएस यूके की कंपनी ईरान के अंदर थी, अच्छा खासा ट्रेड से कमाई हो रहा था, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा प्रॉफिट यूएस और यूके मिलकर बांट लेती थी। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद यूएस को ईरान के अंदर जो एक सबसे बड़ा झटका लगता है, 1951 में ईरान के अंदर उलेमा का एक सदस्य जिसका नाम था मोहम्मद मुसादिक, यूएस के इस तरीके से ईरान के अंदर इंटरफेयर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब देखिए, मोहम्मद मुसादिक जो थे वह कई तरह से प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उनका कहना था कि ईरान का जो राजा है वह सारा तेल यूएस को बेच दे रहा है, ईरान के अंदर लोग भूखमरी से मर रहे हैं और ईरान का तेल और पैसा सब यूएस के हाथों में जा रहा है। धीरे धीरे ईरान के लोगों को मोहम्मद मुसादिक की बातें इतनी इंपैक्ट करने लग जाती हैं कि उनको ईरान का पीएम बना दिया जाता है। इसके बाद 1951 में मोहम्मद मुसादिक ने बिना किसी से डरे ईरान का जो तेल था उसको नेशनलाइज करवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान का जो तेल है वो अब यूएस यूके नहीं बेचेगी, वो अब ईरान खुद बेचेगा। वहीं दूसरी तरफ यूएस और यूके जो थी वो इस चीज को बहुत ही करीब से देखती है और वो ये कहती है कि ईरान के अंदर ये जो हो रहा है वो हमारे एग्रीमेंट को ब्रीच करता है। और इसी वजह से यूएस और यूके ने पूरे ईरान के ऊपर बहुत ही सारे सैंक्शंस लगा दिए। यहां तक कि जितने भी वर्कर्स आते थे ईरान के अंदर तेल निकालने के लिए उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दूसरी तरफ ईरान के अंदर यूएस से जितनी भी खाने पीने वाली चीजें आती थी उनको भी बंद कर दिया। इनफैक्ट ईरान के पीएम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो ये हो गई कि जिस ऑयल के लिए उसने इतना कुछ किया, यूएस और यूके ने ईरान पर यह भी प्रतिबंध लगा दिया कि अब ईरान किसी भी कंट्री को तेल नहीं बेच सकता। उसके बाद भी यूएस यूके का मन नहीं भरा तो वो क्या करते हैं कि यूके के MI6 और यूएस के CIA को ईरान में भेजते हैं और पूरी तरह से ईरान के जो राजा थे जो अभी मैंने वीडियो में बताया है उसको फुल सपोर्ट करने लग जाते हैं। प्रेशर इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे ईरान के अंदर जो पीएम थे उन्हें 1953 में पद से हटा दिया जाता है। अब ये जो ईरान के राजा थे मोहम्मद रेजा शाह,
वह फिर से यूएस और यूके के हिसाब से चलने लगते हैं और ईरान का जो तेल और कई सारी चीजें जो थी वह सब फिर से यूएस और यूके की कंपनी को मिलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रेजा शाह जो थे वो ये चाहते थे कि ईरान के अंदर जो लोग हैं वो अपनी ट्रेडिशन को भूलकर वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं। अब ये जो राजा थे उसने कई सारे इस्लामिक कल्चर्स को धीरे धीरे बंद करना भी स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे मदरसों को बंद करवा दिया। वहां की लड़कियों को जॉब के लिए भी अलाउ कर दिया। कैफे हुआ, सिनेमा हॉल हुआ, ऐसे कई सारे जगह जो थे उसमें भी लड़कियों को अलाउ करवा दिया। यहाँ तक कि ईरान का राजा जो था वह हिजाब पर भी बैन लगा दिया। देखिए ईरान के अंदर जितने भी बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स होते थे वह इन सब के खिलाफ खड़े होते थे, लेकिन ईरान का जो राजा था वह इनको भी गिरफ्तार करवा देता था। देखिए ईरान के अंदर जो सबसे बड़े रिलीजियस और पढ़े लिखे होते हैं उन्हें ही इस्लामिक स्कॉलर्स बोला जाता है और करेंट टाइम में भी ईरान को जो चलाता है वो वहां का इस्लामिक स्कॉलर्स ही चलाता है। अब पीछे आते हैं, जगह जगह पार्टियां होने लगी। इनफैक्ट ईरान इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद शराब का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने लगा। देखिए धीरे धीरे ईरान के राजा के साथ एक दिक्कत होने लगी कि वह ईरान को मॉडर्न तो बना रहा था, लेकिन इन सबको करने के लिए उसको पैसे की जरूरत थी, तो वह टैक्स बढ़ा देता है। तो टैक्स से रेवेन्यू तो आ रहा था, लेकिन वहां का जो गरीब तबका था वह और भी गरीब हो गया। और ये सारी चीजें देख के ईरान के जो लोग थे और जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स थे वो भी अब धीरे धीरे राजा के खिलाफ खड़े होने लगे, जगह जगह प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन राजा उन्हें भी बंद करवा देता था। अब कुछ साल ऐसे ही बीता, फिर ईयर आता है 1963। इन सब स्कॉलर्स में सबसे बड़े जो स्कॉलर थे उनका नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। देखिए सबसे पढ़ा लिखा और सबसे बड़ा रिलीजियस होता है शिया कम्युनिटी का। अब खुमैनी और उनके फॉलोअर्स जो थे वह ईरान के अंदर धीरे धीरे राजा के खिलाफ भड़काने लगे। धीरे धीरे पूरे ईरान के अंदर खुमैनी की ताकत इतनी बढ़ गई कि ईरान के जो राजा थे वो खुमैनी को जेल में डाल देते हैं। लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा कि लोगों का सपोर्ट तो रुक ही नहीं रहा है, तो 4 नवंबर 1964 को खुमैनी को निकालकर ईरान से बाहर इराक में भेज देते हैं। जिसके बाद खुमैनी जो थे वो ईरान को छोड़कर इराक में रहने लग जाते हैं। अब होता क्या है कि खुमैनी जो थे उनके जितने भी स्पीसीज होती थी उनको रिकॉर्ड्स करके बहुत ही सिक्योर तरीके से स्मगलिंग के थ्रू पूरे ईरान में फैला दिया जाता था। देखिए खुमैनी जो था उनका ये मानना था कि कोई भी देश कोई इंसान नहीं चला सकता, ना ही कोई लॉ बना सकता। लॉ बनाने का हक केवल अल्लाह को है और यह देश अल्लाह के हिसाब से चलनी चाहिए, ना कि किसी इंसान के हिसाब से। देखिए ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि खुमैनी जो थे वो ये चाहते थे कि जो ईरान है वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से बने और जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो यहाँ का जो लॉ है उसको लागू करेंगे। और खुमैनी ने इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया विलायत ए फकीह, जिसको आज हम शरिया कानून के नाम से भी जानते हैं। देखिए खुमैनी की ये सब जो बातें थी वह नॉर्मल नहीं थी, ये बहुत ही रिलीजियस और इम्पैक्टफुल बातें होती थी। और यही रीजन है कि ईरान के लोगों को उनका सपोर्ट बहुत ही भारी संख्या में मिलने लगा। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया कि धीरे धीरे खुमैनी की जो पॉपुलैरिटी थी वह ईरान के राजा से भी ज्यादा हो गई। देखिए वहां के लोग ऑलरेडी बहुत ही परेशान थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे, भूखमरी से मर रहे थे, और दूसरी तरफ खुमैनी की बातें वहां के लोगों को अलग ही इम्पैक्ट करती थी। धीरे धीरे खुमैनी की बातें ईरान के लोगों को इतनी ज्यादा इम्पैक्ट करने लग जाती है कि लोग बगावत की तरफ आने लगते हैं। अक्टूबर 1977 को वहां के लोगों ने भारी संख्या में आकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पूरे भीड़ में खुमैनी की जो पिक थी उसको लेकर रोड पर प्रोटेस्ट करने लगे। राजा की सारी मिलिट्री सपोर्ट्स, इनफैक्ट यूएस की भी सारी मिलिट्री सपोर्ट्स के बावजूद भी लोग रुक नहीं रहे थे। धीरे धीरे ईरान के जो राजा थे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी, उनको ये समझ आ जाता है कि उनको अब कोई बचा सकता है तो वो है अमेरिका। देखिए ईरान के जो राजा थे उनको उस टाइम कैंसर भी था, तो वो इसी चीज का बहाना बनाते हैं और ये कहकर अमेरिका चले जाते हैं कि वह अपनी बीमारी का इलाज करने जा रहे हैं। और राजा के जाते ही आयतुल्लाह खुमैनी जो थे वह 14 साल एग्जाइल में रहने के बाद ईरान की तरफ वापस आते हैं और इतनी भारी संख्या में लोग उनका स्वागत करते हैं। यह भीड़ कोई छोटा मोटा नहीं था, ऑलमोस्ट 70 लाख लोग आते हैं उनका स्वागत करने के लिए। खुमैनी के आते ही अप्रैल 1979 को वोटिंग करवाई गई, जिसमें 98% वोटिंग इस हक में हुई कि ईरान को ना तो कोई राजा चाहिए और ना ही कोई डेमोक्रेसी मॉडल चाहिए, बल्कि ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहिए। और जैसे ही वोटिंग हक में हुई तो ईयर 1979 में एक इस्लामिक रिपब्लिक देश बन गया ईरान। और इसी चीज को ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशन बोला जाता है, जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और ईरान के अंदर एक थियोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसमें ऐसा बोला गया कि गॉड के कुछ नुमाइंदे हैं, वो लॉ वगैरह बनाएंगे और फाइनल डिसीजन मेकर होंगे, जिनको सुप्रीम लीडर भी बोला जाता है। तो आप ऐसे समझिए कि ईरान का जो मॉडल था उसमें एक सुप्रीम लीडर होते थे
जो फाइनल डिसीजन लेते थे, जो सबसे ऊपर माने जाते थे, और उनके नीचे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इलेक्शन वगैरह सारी चीजें होती थी। और ये सारी की सारी पावर जो थी वह उलेमा के पास थी। उस टाइम ईरान के लोगों को यूएसए को लेकर इतना गुस्सा था कि 4 नवंबर 1979 को 52 अमेरिकी अफसरों को बंदी बना लेते हैं और यूएसए को कहते हैं कि ये जो राजा है जिसने बीमारी का बहाना बना के यूएसए में जाके छिपा हुआ है, उसने हमारे ऊपर बहुत ही जुल्म किए हैं, इसको वापस भेजो और हम इन्हें सजा देंगे, नहीं तो ये जो एम्बेसी के अंदर 52 लोग हैं हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद राजा जो थे उनका बीमारी के चलते डेथ हो जाता है और यहाँ पर अल्जीरिया ने किसी तरह बंदी बनाए गए अमेरिकियों को बचाया। इस दौरान ईरान ने 52 अमेरिकन को 444 दिनों तक बंदी बनाया और यहाँ से पहली बार शुरू होती है ईरान और अमेरिका की दुश्मनी। खुमैनी की इस्लामिक रिलीजियस बातें और अपने सरकार से बगावत करके इस्लामिक लॉ बनाने की बातें दूसरे देशों में भी चलने लगती हैं। ईयर 1980 में यह देखकर इराक के लीडर सद्दाम हुसैन अमेरिका और अरब कंट्रीज के कहने पर ईरान पर अटैक कर देते हैं। इस लड़ाई में सब चाह रहे थे कि ईरान को हरा दिया जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुमैनी ने भी कसम खा रखी थी कि जब तक सुन्नी लीडर सद्दाम हुसैन को सत्ता से नहीं हटा देंगे तब तक वह जंग जारी रखेंगे। और यह जो जंग था वह करीब 8 साल चलता है और कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, तो लास्ट में यूएन को इसमें घुसना पड़ता है और फिर जाके सीज फायर होता है। जैसे ये लड़ाई खत्म होती है इसके कुछ ही समय बाद 3 जून 1989 को खुमैनी की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। और ये जो खुमैनी का जनाजा था ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। आपको जान के ये हैरानी होगी कि खुमैनी के इस जनाजे में करीब 1 करोड़ लोग 32 किलोमीटर तक शामिल थे, जो आज तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो इसके बाद खुमैनी का जो स्टूडेंट था वह बनता है ईरान का नया सुप्रीम लीडर, जिसका नाम था आयतुल्ला अली खामेनेई। यहाँ पे नाम चेंज है, जो आज भी ईरान का सुप्रीम लीडर है। लेकिन खामेनेई को ये बात अच्छे से पता था कि ये जो दूसरे कंट्रीज से थ्रेट मिल रहा है, अटैक कर रहे हैं बार बार, उनको इन सब से निपटने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है परमाणु बम। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जितने भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं उनके पास ऑयल रिजर्व नहीं है और जितने भी ऑयल रिजर्व कंट्री हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अब आप एक चीज यहाँ पर देखिए और समझिए कि जब तक मिडिल ईस्ट में अकेले सिर्फ इजराइल के पास परमाणु शक्ति है, तब तक यूएस इजराइल के जरिए मिडिल ईस्ट डोमिनेट करेगा और जितनी चाहे उतनी मनमानी करेगा। देखिए यही रीजन है कि यूएसए इजराइल को इतना सपोर्ट करता है और ईरान को भी ये चीज अच्छे से पता है कि वह स्ट्रांग तभी बनेगा जब उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। लेकिन आखिर ईरान क्यों चाहता है कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो? तो देखिए, आपने न्यूक्लियर डिटरेंस के बारे में सुना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई 2 न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में लड़ती है तो सारे देश उनको शांत करा देते हैं। रीजन ये है कि दोनों कंट्री न्यूक्लियर पावर रहेगी तो इन देशों में लड़ाई होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर है। इसी सब रीजन से ईरान कहीं ना कहीं चाहता है कि उसके पास भी एटम बम हो। लेकिन देखिए, एटम बम बनाना इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और यूएसए ने ऑलरेडी ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए एक अलग टाइप का यूरेनियम चाहिए होता है, यूरेनियम 235 आइसोटोप। और कोई भी एटम बम बनाने के लिए सबसे जरूरी मशीन का जो यूज होता है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब इसे बनाते कैसे हैं? सबसे पहले नेचुरल यूरेनियम निकाला जाता है, उसमें अधिकतर यूरेनियम 238 ही पाया जाता है, जिसमें केवल 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है और इसे सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी से 90% तक इनरिच्ड किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन बेसिकली वॉशिंग मशीन की तरह समझ सकते हैं कि इसमें यूरेनियम डाला जाता है और उसको घुमा घुमा के प्यूरिफाई किया जाता है और जितने भी परसेंट ये प्यूरिफाई होता है उसी को आम भाषा में हम इनरिचमेंट बोलते हैं। अब जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री होता है उनको ये अधिकार है कि ये सिर्फ 3 से 5%, जिसको हम लो इनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं, उतना ही इनरिच्ड कर सकते हैं जिससे कि बिजली का उत्पादन कर सके। बेसिकली 5% तक आप यूरेनियम इनरिच्ड करते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अब ये जो ईरान है वो इसी यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है और इसे ही अभी हाल फिलहाल में इजराइल के जो पीएम है उन्होंने यूएन में ऐसे ही करके पूरा प्रोसेस समझाया था कि ईरान कहां तक पहुंच चुका है। देखिए, अभी की रिपोर्ट्स की बात करें तो ईरान 60% तक यूरेनियम इनरिच्ड कर चुका है और उसको 90% तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। ईरान के पास जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इसको बनाने के लिए, ईरान को इसको बनाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ रही है और यूएसए ने ईरान पर ऑलरेडी बहुत ही सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो इसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम भी लग रहा है और ईरान जैसे तैसे करके किसी स्टेज पर पहुंचता भी है तो यूएसए और इजराइल कोई ना कोई रीजन देके इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। यहाँ तक कि अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज में देखा होगा कि इजराइल ने ईरान के अंदर जितने भी न्यूक्लियर लोकेशंस थे
उन पर अटैक कर दिया। ऑलमोस्ट जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं उनको टारगेट करके किसी न किसी रीजन से अननोन पर्सन के द्वारा मार दिया जाता है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि ईरान के करंट टाइम के जो लीडर हैं आयतुल्ला अली खामेनेई, उन्होंने ये कई बार बोला है कि परमाणु बम इस्लाम के लिए हराम है, क्योंकि इसमें मासूम बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, सबकी जान जाती है। लेकिन अगर सुप्रीम लीडर की बातें इतनी ही सच हैं तो ईरान यूरेनियम का इनरिचमेंट कर क्यों रहा है? वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल को लगता है कि ये बयान सिर्फ राजनीतिक छवि सुधारने के लिए है। अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार न बनाने की कोई संधि खुद पर नहीं लगाया है, बल्कि दुनिया के बाकी देशों को रोकने के लिए एक समझौता बनाया गया है जिसे एनपीटी कहते हैं। एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें यह था कि जिसके पास पहले से बम है वह दूसरों को बनाने नहीं देंगे, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, और जिनके पास नहीं है वह बनाएंगे भी नहीं। लेकिन इस शर्त के बावजूद अमेरिका ने आज तक अपने एक भी न्यूक्लियर बम को डिफ्यूज नहीं किया, ना ही उसको खत्म किया। उल्टा वह दूसरे देशों को परमाणु बनाने से रोकता रहता है, जैसे ईरान हुआ, उत्तर कोरिया हुआ। अब आप सोच रहे होंगे तो कैसे भारत और पाकिस्तान और इजराइल ने परमाणु बम बना लिया? तो देखिए, भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने कभी यह संधि मानी ही नहीं, ना ही इस पर हस्ताक्षर किए, इसीलिए उन्होंने बम बना लिया। उत्तर कोरिया ने पहले साइन किया था, फिर 2003 में खुद को बाहर कर लिया और हथियार बना लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि परमाणु बम किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कंट्री ट्राई कर ही रहा है बनाने का, इनफैक्ट बना भी रहे हैं। तो सारे के सारे दबाव ईरान पर ही क्यों है? और न्यूक्लियर बम रखना इतना ही गलत है तो सिर्फ बाकी देशों के लिए ही रखना क्यों गलत है? यूएसए के लिए क्यों नहीं? नियम सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं? सब्सक्राइब।